नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम वाक्य के भेदों के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों में दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य की विस्तार पूर्वक व्याख्या इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा जानी थी, वाक्य के प्रकार जाने थे, वाक्य के अंग जाने थे और वाक्य के भेदों में रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों का प्रथम प्रकार सरल वाक्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। जिन साथियों ने वह वीडियो नहीं देखा है या किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो वाक्य की परिभाषा में शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इस प्रकार एक निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। ठीक है साथियों, जैसे रमेश अखबार पढ़ता है। ठीक है, अब हम जानते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के भेद या प्रकार। साथियों, वाक्य के भेद जो हैं 3 माने गए हैं। पहला क्रिया के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा रचना के आधार पर। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य के भी 3 भेद किए गए हैं, जिनमें पहला आता है कर्तृवाच्य, इसे कर्तावाच्य भी कहते हैं, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है साथियों, इस प्रकार क्रिया के आधार पर कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। दूसरा आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 8 भेद किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठा संदेहार्थक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और 8वां विस्मयादिबोधक वाक्य। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। तीसरा जो आता है रचना के आधार पर, जो कि वाक्य का भेद है, तो रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, जिनमें पहला सरल वाक्य, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसका अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य भेद में दूसरा, पहला है सरल वाक्य, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं, और दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसका अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य हों जो किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। साथियों, अगर परीक्षा में संयुक्त वाक्य की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको यह परिभाषा लिखनी है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश पढ़ रहा है लेकिन सुरेश लिख रहा है। साथियों, इस उदाहरण को हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे, पर उससे पहले वाक्य जो संयुक्त वाक्य हैं उसकी परिभाषा में जो आपको लाल रंग में जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उनका परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि उनका परिचय जाने बिना हम इस परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे। एक तो शब्द हैं
साधारण वाक्य, दूसरा है प्रधान उपवाक्य और तीसरा है संयोजक शब्द। तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो संयुक्त वाक्य में सबसे पहला साधारण वाक्य, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। एक बार पुनः इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो अर्थात कर्ता हो और एक ही विधेय हो अर्थात क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात जिस वाक्य में एक उद्देश्य होगा यानी कर्ता होगा और एक विधेय होगा अर्थात क्रिया होगी, तो वह वाक्य कौन सा कहलाएगा? वह साधारण वाक्य कहलाएगा। ठीक है, यह तो हुआ साधारण वाक्य। अब आता है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य को जानने से पहले हमें उपवाक्य को जानना जरूरी है कि उपवाक्य क्या होता है। तो उपवाक्य एक पूरे वाक्य का आधा भाग, जो एक पूरा वाक्य होता है उसका आधा भाग उपभाग या उपवाक्य कहलाता है, जो किसी योजक शब्द से जुड़ा होता है। ठीक है साथियों, अर्थात उपवाक्य उसे कहेंगे जो एक पूरे वाक्य का आधा भाग होता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यह एक पूरा वाक्य है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, एक तो गांधी जी ने कहा और दूसरा सदा सत्य बोलो। इस प्रकार यह जो वाक्य हुआ यह एक उपवाक्य है और यह जो वाक्य हुआ वह भी क्या कहलाएगा? उपवाक्य। अर्थात इस पूरे एक वाक्य में हमारे दो उपवाक्य बन गए, जो कि एक योजक शब्द वो होते हैं जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को जोड़ने में काम आता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है, यह जो दो उपवाक्य हैं, गांधी जी ने कहा और दूसरा सदा सत्य बोलो, इनको जोड़ने का काम कर रहा है यह योजक शब्द की। ठीक है साथियों, आप समझ गए होंगे उपवाक्य। अब आती है बात प्रधान उपवाक्य की। तो जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य अर्थात मुख्य कर्ता और मुख्य विधेय अर्थात मुख्य क्रिया से बना हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने यहाँ पर देखा है कि एक जो ये पूरा वाक्य है इसके दो उपवाक्य हो गए, एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया। पर इनमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, इसकी पहचान करने के लिए उसमें एक मुख्य उद्देश्य होगा और एक मुख्य विधेय होगा, अर्थात एक मुख्य कर्ता होगा और एक मुख्य क्रिया होगी। तो आप इस उदाहरण में देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, इसमें किसने कहा? तो उत्तर मिलता है गांधी जी ने कहा। तो यहाँ पर गांधी जी क्या है? मुख्य उद्देश्य है अर्थात मुख्य कर्ता है। और कहना क्या हुआ? क्रिया हुई, तो यह होगी मुख्य क्रिया अर्थात मुख्य विधेय। अर्थात इस प्रकार से गांधी जी ने कहा यह जो वाक्य है वह प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है साथियों, अब हम संयुक्त वाक्य को एक उदाहरण के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से फिर जानेंगे। देखिए, उससे पहले हम संयोजक शब्द के बारे में जान लेते हैं कि संयोजक शब्द या योजक शब्द क्या है। तो वे अव्यय शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। तो वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक शब्द कहते हैं। यानी उन्हें संयोजक या योजक शब्द कहते हैं, जो किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने में, दो वाक्यांशों यानी वाक्य के अंशों को जोड़ने में या वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं, उन्हें संयोजक शब्द या योजक शब्द कहते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, पर, इसलिए आदि। ठीक है साथियों, यह वो शब्द हैं जो कि संयोजक रूप में
दो वाक्यों को, दो शब्दों को और दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे राम आया किंतु श्याम चला गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राम आया यह एक वाक्य हुआ अर्थात उपवाक्य, श्याम चला गया यह भी एक उपवाक्य हुआ जो कि किंतु यानी योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, और यही योजक शब्द जो है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि राम तो आ रहा है और श्याम जा रहा है। इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? किंतु। यह किंतु ही जो है यह योजक शब्द या संयोजक शब्द कहलाता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य सीता गा रही है और राधा नाच रही है। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि यह जो एक उपवाक्य है और जो दूसरा उपवाक्य है, इन दोनों ही उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो यहाँ पर और क्या होगा? संयोजक शब्द होगा यानी योजक शब्द होगा। ठीक है, अब हम जो है परिभाषा के माध्यम से संयुक्त वाक्य को विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब देखिए साथियों, परिभाषा के अनुसार संयुक्त वाक्य परिभाषा क्या कहती है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, यहाँ पर देखिए हमने एक उदाहरण लिया है, रमेश पढ़ रहा है लेकिन सुरेश लिख रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक वाक्य है रमेश पढ़ रहा है और दूसरा वाक्य है सुरेश लिख रहा है। अब साथियों यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर यहाँ पर कहें कि कौन पढ़ रहा है तो उत्तर क्या मिलेगा? रमेश पढ़ रहा है। तो रमेश क्या हुआ? कर्ता हुआ। अब रमेश के बारे में कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। तो रमेश के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वह पढ़ रहा है। तो ये जो पढ़ रहा है जो पूरा वाक्य है ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। और पढ़ना क्या होती है? क्रिया होती है। तो इस वाक्य में आपने देखा होगा कि एक कर्ता है और एक क्रिया है, अर्थात एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो हमने परिभाषा पढ़ी थी साधारण वाक्य की, सरल वाक्य की, कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो वह वाक्य कौन सा होता है? साधारण वाक्य होता है। तो इस प्रकार यह जो पहला वाक्य है रमेश पढ़ रहा है, यह एक साधारण वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य देखिए, सुरेश लिख रहा है। इसमें जो सुरेश है वह कर्ता है। कौन लिख रहा है? सुरेश लिख रहा है, कर्ता हुआ यानी उद्देश्य हुआ। लिखना क्या हुआ? क्रिया हुई। और क्रिया क्या कहलाएगी? विधेय कहलाएगा। इस प्रकार इस वाक्य में भी एक उद्देश्य है और एक विधेय है, और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य कौन सा होता है? सरल या साधारण वाक्य। तो परिभाषा के अनुसार जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, तो यहाँ पर दो साधारण वाक्य हो गए, पहला ये और दूसरा ये। रमेश पढ़ रहा है पहला हो गया और सुरेश लिख रहा है यह दूसरा हो गया। इस प्रकार दो साधारण वाक्य हो गए। या प्रधान उपवाक्य, यानी या तो दो साधारण उपवाक्य हों या प्रधान उपवाक्य हों। प्रधान उपवाक्य भी ये दोनों ही हैं। आप देख पा रहे हैं कि रमेश भी जो है इसमें कर्ता है और क्रिया जो है पढ़ना यह भी मुख्य है। अपने इस वाक्य में यह मुख्य है और इस वाक्य में सुरेश और लिख रहा है यह कर्ता और क्रिया मुख्य है। किसी संयोजक शब्द, यहाँ पर संयोजक शब्द आप देख पा रहे हैं लेकिन, जो कि एक संयोजक शब्द है जो इन दो वाक्यों को रमेश पढ़ रहा है और सुरेश लिख रहा है को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए शब्द कौन सा हुआ? संयोजक शब्द। तो संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार साथियों परिभाषा के अनुसार दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, एक साधारण वाक्य और दो साधारण वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों तो वह वाक्य क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है साथियों, आगे समझ में। अब हम संयुक्त वाक्य को पहचानने के नियमों के बारे में जानेंगे इसी उदाहरण के माध्यम से। यहां देखिए संयुक्त वाक्य के नियम, इस प्रकार हम संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य हों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक उपवाक्य हो गया रमेश पढ़ रहा है और दूसरा हो गया सुरेश लिख रहा है। तो ये दोनों जो हैं
वह उपवाक्य हुए। यह एक पूरा वाक्य है, रमेश पढ़ रहा है लेकिन सुरेश लिख रहा है। इस पूरे वाक्य में दो उपवाक्य हो गए, रमेश पढ़ रहा है पहला और दूसरा सुरेश लिख रहा है। ठीक है, तो पहला नियम सही बैठता है। दूसरा क्या कहता है, वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य साधारण वाक्य हो। तो यहाँ पर जो दोनों उपवाक्य हैं, रमेश पढ़ रहा है और दूसरा सुरेश लिख रहा है, दोनों ही क्या हैं, साधारण वाक्य हैं। किस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर रमेश जो है कर्ता है यानी उद्देश्य है और पढ़ना क्रिया है अर्थात विधेय है। तो जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह वाक्य क्या कहलाएगा, साधारण वाक्य कहलाएगा या सरल वाक्य कहलाएगा। उसी प्रकार यह भी वाक्य है, इसमें भी कर्ता जो है सुरेश है और लिखना क्रिया हुई यानी एक उद्देश्य और एक विधेय और दोनों मिलकर क्या होंगे, साधारण वाक्य होंगे। तो दूसरा नियम भी ठीक बैठता है। तीसरा नियम क्या कहता है कि सभी उपवाक्य स्वतंत्र हों। यहाँ पर साथियों यह शब्द महत्वपूर्ण है कि जो वाक्य में उपवाक्य हैं, वाक्य में उपवाक्य कितने भी हो सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ जो उदाहरण हमने लिया है उसमें दो हैं, एक रमेश पढ़ रहा है और दूसरा सुरेश लिख रहा है। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि अगर मैं इनको हटा दूं लेकिन सुरेश लिख रहा है और केवल रमेश पढ़ रहा है यही केवल वाक्य रखूं, तो हमें इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, अर्थात इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि रमेश पढ़ रहा है, इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हुआ। और अगर मैं रमेश पढ़ रहा है लेकिन शब्द को हटा देता हूं तो सुरेश लिख रहा है, यह शब्द भी अपने आप में एक अर्थ प्रदान करता है। इस प्रकार यह स्वतंत्र वाक्य हुआ। लेकिन का यहाँ पर अगर यह दो वाक्य न लिखे जाएं तो लेकिन जो शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन जो शब्द है वह चौथे नियम के अंतर्गत, देखिए वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्यों के बीच जो उपवाक्य है, रमेश पढ़ रहा है और सुरेश लिख रहा है के बीच संयोजक या योजक शब्द तथा एवं या अथवा और परंतु लेकिन किंतु बल्कि अतः पर इसलिए और कॉमा आदि का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दो उपवाक्यों के बीच में लेकिन जो शब्द है वह संयोजक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जो कि एक योजक शब्द से जुड़े हों क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप सभी समझ गए होंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य की किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। परीक्षा में अधिकांश इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन नियमों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त वाक्य की पहचान आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य भेदों में दूसरा भेद संयुक्त वाक्य आज पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।